अभी तक सारे बच्चे ज्वाइन नहीं किए हैं। बच्चों लास्ट लेक्चर में हम लोग एपरेंट वेट डिस्कस किया था। है ना? यस सर। कहा था कि वेइंग मशीन पे तुम खड़े हो जाओ, तो वेइंग मशीन क्या मेजर करता है? वेइंग मशीन मेजर करता है कि वो नॉर्मल रिएक्शन कितना अप्लाई कर रहा है। तो ये जो नॉर्मल मेजर करता है वही तुम्हारा हो गया एपरेंट वेट। वो क्या मेजर कर रहा है? और एक्चुअल वेट हो गया अर्थ का पुल mg। अगर तुम रेस्ट में हो, वेइंग मशीन रेस्ट में, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, तो n इजकल टू mg होता है। जो वेइंग मशीन मेजर करता है वो एक्चुअल वेट है। और अगर किसी ब्लॉक का मास मेजर करना है, वेट मेजर करना है स्प्रिंग बैलेंस से, तो स्प्रिंग में हुक लगा हुआ, उससे मास को अटैच कर दो और इक्विलिब्रियम में देखो कि ये पॉइंटर कितना नीचे है, स्प्रिंग में कितना इलोंगेशन है। तो जो टेंशन है, जो kx है, वही एपरेंट वेट है ना? तो एपरेंट वेट ये सब डिफरेंट केस में डिफरेंट हो सकता है। ओके तो अगर मैं एक सवाल छोटा सा पूछूं, मान लो एक स्प्रिंग बैलेंस है और इसको एक पुली से अटैच कर दिया, एक स्प्रिंग ऐसे कनेक्टेड है, ये मास m है। मैं पूछूं अभी वेइंग मशीन कितना मेजर करा, व्हाट विल बी द वेट मेजर्ड बाय द वेइंग मशीन? इज इट mg by 2 या 2 mg? 2 mg। 2 mg है ना? ठीक है। और बड़ा फेमस सवाल हमने पूछा था पिछले क्लास में, जो सबको आंसर आ गया था। मैं थोड़ा सा वेट कर रहा हूँ कि सारे बच्चे ज्वाइन कर जाएं, फिर थ्योरी आगे बढ़ाएं। मैंने एक ऐसा सवाल पूछा था, m और m, किसी को दिक्कत है क्या इसमें? इसमें वेइंग मशीन कितना मेजर कर रहा है? वेइंग मशीन मेजर जो कर रहा है वो mg मेजर कर रहा है, वेट, है ना? ना 2 mg ना 0, बिकॉज स्प्रिंग को इलोंगेट करना है तो दोनों तरफ से तो फोर्स लगाओगे। चलो बच्चे बढ़ नहीं रहे हैं तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज। ठीक है, अब मान लो कि इस पे एक आदमी खड़ा है, इसका मास m है, दिस इज गोइंग अप विथ एक्सेलेरेशन a नॉट। मैं पूछूंगा व्हाट इज वेट शोन बाय वेइंग मशीन? वेट शोन बाय वेइंग मशीन क्या होगा? भाई ये आदमी खड़ा है वेइंग मशीन पे, सर स्मॉल m किसका मास है? वो इंसान का होगा? मास ऑफ द पर्सन, और वेइंग मशीन पे वो खड़ा है, लिफ्ट में, लिफ्ट इज गोइंग अप विथ एक्सेलेरेशन a नॉट। वेट शोन बाय द वेइंग मशीन, mg माइनस ma नॉट। mg प्लस ma। हाँ चलो, कुछ बच्चे प्लस बोल रहे हैं, कुछ बच्चे ऑप्शन तो सिंपल। हाँ चलो अब हम बताते हैं ना, अभी म्यूट कर लो तुम लोग। इसमें कुछ सर प्लस ही हो। हमें क्या मेजर करना है? हमें तो n मेजर करना है। तो मैं इसका एफबीडी ड्रॉ करता हूँ। फोर्सेज कौन सा है? mg
और n, यही दो फोर्स है. व्हाट वी विल राइट इक्वेशन, n ऊपर लग रहा है, mg नीचे लग रहा है, दिस इज नेट फोर्स ऑन द मैन, और मैन लिफ्ट के साथ ऊपर जा रहा है कितने एक्सेशन से, a नॉट. सो मास इनटू एक्सेशन, दिस इज द इक्वेशन यू विल राइट न्यूटन सेकंड लॉ से. सो n इज इक्वल टू आ जाएगा mg प्लस ma नॉट. सो ये हो गया apparent weight, weight shown by the weighing machine which is greater than mg. बताओ ये क्लियर हुआ कि नहीं? यस Yes. हर्षवर्धन ने बताया, यज्ञेश ने बताया, Clear है? बताया. अगर लिफ्ट नीचे आता तो वेइंग मशीन कितना वेट शो करता? Option mg C. minus ma. mg minus ma naught. हाँ, तो इस केस में B naught. ma नॉट है ना, एंड सेकेंड केस में, केस 2 में. और भगवान न करे कोई ऐसे लिफ्ट में खड़ा रहे और लिफ्ट का केबल टूट जाए, व्हाट इज द अपरेंट वेट? मतलब लिफ्ट जो है वो फ्री फॉल है, Acceleration G हो जाएगा. एक्सेलरेशन g हो जाएगा, तो a नॉट g हो जाएगा, तो mg माइनस mg एन डैश क्या हो जाएगा, 0. मतलब अगर फ्री फॉल सिस्टम क्या है, फ्री फॉल, लिफ्ट भी जी से जा रहा है, मैन भी जी से जा रहा है, तो नॉर्मल रिएक्शंस क्या हो जाएगा, 0. तो वेटलेसनेस फील करेगा, है ना. अपरेंट वेट सर 0. हम फ्लोट करेंगे. फ्लोट नहीं करोगे, लिफ्ट में फ्लोट, लिफ्ट में तुम सर जंप किया तो, क्या किया, सर लिफ्ट में जंप किया, जंप लिफ्ट में जंप किया तो फ्लोट करेंगे. हाँ लिफ्ट में जंप किया तो फ्लोट करेंगे, कहने का मतलब सब जी से जा रहा है ना. लिफ्ट में जंप किया तो सर तेरा लिफ्ट के सीलिंग से टकरा जाएगा, ठीक है ना. तुम जंप करोगे, तुम लिफ्ट के फ्रेम में ऊपर जाओगे तो लिफ्ट नीचे आएगा, मोमेंटम कंजर्वेशन ये सब लगाएंगे तो ये आगे करेंगे, तो तुम क्या होगा, तुम लिफ्ट को नीचे पुश करोगे थोड़ा, है ना. लिफ्ट तुम्हें ऊपर पुश करेगा तो तुम्हें थोड़ा सा ऊपर वेलोसिटी मिलेगा, तो लिफ्ट को थोड़ा नीचे आएगा. एनीवे, तो अगर मान लो एक ऐसे ही कॉन्सेप्ट पूछ देता है कभी बीच में कि सैटेलाइट एक्चुअली फ्री फॉल ही होता है, इसको ग्रेविटेशन में पढ़ाएंगे. तो सैटेलाइट में भी तुम अपरेंट वेट तुम्हें 0 महसूस होगा, बिकॉज वो फ्री फॉल है, वो अर्थ के अराउंड, ये अर्थ है तो अर्थ के अराउंड सैटेलाइट ऐसे ऐसे मूव करा, सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा और कोई नहीं. लेकिन वो जब टर्न ले रहा है तो अर्थ का भी कर्वेचर हो रहा है, टर्न तो ऐसे ऐसे सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है या इलिप्टिकल पाथ में, तो यहां भी क्या हो जाएगा, वेटलेसनेस फील होगा. चलो तो आगे बढ़ते हैं. अच्छा, अब आज हम लोग पढ़ने वाले नया कॉन्सेप्ट, सवाल तो करेंगे, थ्योरी आगे बढ़ा देते हैं. सूडो फोर्स, कहोगे ये है क्या? अभी तक जितने भी हम लोग सवाल कर रहे थे ना, वो सारे इनर्शियल फ्रेम के रेस्पेक्ट में कर रहे थे. न्यूटन्स लॉ जो है वो सिर्फ इनर्शियल फ्रेम में वैलिड है ना. और इनफैक्ट हमने अभी तक डिटेल में डिस्कस नहीं किया इनर्शियल और नॉन इनर्शियल, तो मैं थोड़ा सा उसके बारे में डिस्कस कर लेता हूँ, इनर्शियल या नॉन इनर्शियल. थोड़ा सा डिस्कस किया था, ये बताया था कि इनर्शियल फ्रेम में ही वैलिड है, और ग्राउंड को मैंने कहा था अप्रोक्सीमेटली इनर्शियल, मतलब अब ग्राउंड को इनर्शियल लेके हम लोग डिस्कस कर रहे हैं. पहले तो मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लेता हूँ इनर्शियल और नॉन इनर्शियल का. मान लेते हैं ये एक इनर्शियल फ्रेम है, मतलब इसमें न्यूटन्स लॉ वैलिड है. और एक दूसरा फ्रेम है नॉन इनर्स, मतलब एक दूसरा फ्रेम है, सेकंड फ्रेम. ये सपोज एस फ्रेम है और ये सपोज एस डैश फ्रेम है, और एस डैश इज मूविंग विथ constant velocity with With respect to S. to s.
तो क्या एस डैश इनर्शियल होगा या नॉन इनर्शियल होगा, है ना। इनर्शियल। तो मैं ऐसे लेता हूं कि सपोज एक ब्लॉक है जिसका मास m है और ये रेस्ट में है, किसके रेस्पेक्ट में, s के रेस्पेक्ट में। चूंकि s इनर्शियल है तो s के फ्रेम में हमने देखा रेस्ट में एक्सेलरेशन 0 है, इस पे नेट फोर्स 0 होगा, है ना। क्या देखा इस पे, नेट फोर्स 0 देखा, एक्सेलरेशन भी 0 है, रेस्ट में भी, वेलोसिटी भी इनफैक्ट 0 है, चूंकि ये इनर्शियल मैंने कह दिया। अब एस डैश फ्रेम से इस ब्लॉक को देखोगे तो क्या दिखेगा एस डैश फ्रेम से, ये रेस्ट में दिखेगा या मूव करते दिखेगा, रेस्ट मूव कर एस डैश फ्रेम से मूव करते दिखेगा, में। लेकिन किस वेलोसिटी से, कांस्टेंट वेलोसिटी से। एस डैश कांस्टेंट वेलोसिटी जा रहा है ना, तो ये भी इसके रेस्पेक्ट में ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करते दिखेगा। इसके फ्रेम में ये एस कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। अगर इसका वेलोसिटी v इधर है तो एस डैश के फ्रेम में ये s इधर जाएगा। सो एस डैश के फ्रेम में व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक, what माइनस acceleration of block in S dash frame, कहोगे सर माइनस v नहीं, वेलोसिटी नहीं कर रहा हूं, एक्सेलरेशन 0। सर दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा ना ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। यस, बिकॉज कांस्टेंट वेलोसिटी जा रहा है, तो इसका अगर ये तो इनर्शियल फ्रेम है, अभी ग्राउंड छोड़ दो, समझो ग्राउंड को ही मान के कर रहे हैं। ऐसे कि इनर्शियल है, सर जितना एस डैश का इसके साथ second frame is moving with constant velocity with respect to s frame, तो s dash का एक्सेलरेशन s के रेस्पेक्ट में 0। what is acceleration of block in s dash frame, is it 0? यस सर यस सर। तो ब्लॉक का एक्सेलरेशन 0। अब बताओ फोर्स तो फ्रेम इंडिपेंडेंट है, तो s के फ्रेम में इस पे नेट फोर्स 0 है, तो s डैश के फ्रेम में भी नेट फोर्स 0 है, तो एस डैश का आदमी देखेगा नेट फोर्स 0 और एक्सेलरेशन भी 0, दैट मींस एस डैश इज इनर्शियल फ्रेम। समझा क्या, मतलब मुझे लगता है बहुत छोटा है, मैं शायद कॉम्प्लिकेटेड बना दिया, मैं सिंपल सा बोल रहा हूं, इफ ए फ्रेम मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, वेलोसिटी का मतलब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों, विथ रेस्पेक्ट टू एन inertial frame, then इज आल्सो इनर्शियल। frame also inertial। समझा क्या, यस सर। अब अगर मैं एक स्टेटमेंट दे दूं कि एक नॉन इनर्शियल के रेस्पेक्ट में एक फ्रेम कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, नॉन इनर्शियल के रेस्पेक्ट में, तो जो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है वो फ्रेम कैसा होगा, इनर्शियल या नॉन इनर्शियल। सर वो इनर्शियल ही होगा। सुना नहीं स्टेटमेंट, नॉन इनर्शियल। ये है नॉन इनर्शियल और इसके रिस्पेक्ट में कांस्टेंट वेलोसिटी जा रहा है। सही कांस्टेंट वेलोसिटी जा तो ये भी नॉन इनर्शियल होगा, बहुत ही सिंपल सा है, दिनेश ने कहा नॉन इनर्शियल, ठीक है। लेकिन अब मैं बात कर रहा हूं कि ये एक इनर्शियल फ्रेम है S, और S डैश मूविंग विथ S dash is moving with
वेरिएबल वेलोसिटी। एक्सलेशन, हाँ वेरिएबल वेलोसिटी, बहुत बढ़िया, मूविंग विथ वेरिएबल वेलोसिटी या सम एक्सलेशन विथ रेस्पेक्ट टू एस। सो मैं फिर नॉन-इनर्शियल हो जाएगा। एक ब्लॉक करते हैं और एक ब्लॉक को देखते हैं इसके फ्रेम में। सपोज ये रेस्ट में है, सपोज इसका एक्सेलेरेशन 0 है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ तो वैलिड है, इस पे नेट फोर्स 0 दिखेगा, एक्सेलेरेशन 0 दिखेगा, बट एस डैश के रेस्पेक्ट में ये एक्सलेट कर रहा है, एस डैश के रेस्पेक्ट में इसका एक्सेलेरेशन है, बट फोर्स तो अभी भी 0 है। एस डैश से आदमी देखेगा कि इस पे नेट फोर्स 0 है बट एक्सेलेरेशन है, मतलब एस डैश फ्रेम में न्यूटन्स लॉ वैलिड नहीं है, इसलिए एस डैश विल बी नॉन इन। समझ में आया क्या? यस सर। एक इनर्शियल के रेस्पेक्ट में दूसरा फ्रेम अगर एक्सेलेरेशन से मूव कर रहा है, जीरो एक्सेलेरेशन नहीं, नॉन जीरो एक्सेलेरेशन से मूव कर रहा है, तो दैट फ्रेम मस्ट बी नॉन इनर्शियल। न्यूटन्स लॉ इसमें वैलिड नहीं होगा। तो अब ऐसे सिंपली समझ सकते हो, कभी कभी लैंग्वेज में रफली बोल देता हूं कि एक एक्सलेटेड फ्रेम जो है वो नॉन इनर्शियल है। मतलब एक्सलेटेड फ्रेम जब मैं बोल रहा हूं तो मैं कह रहा हूं किसी इनर्शियल के रेस्पेक्ट में एक्सलेटेड। क्लियर? किसी इनर्शियल के रेस्पेक्ट में एक्सलेटेड। ये सब क्लियर। चलो, पीयूष ने कहा सर पिछला वाला पेज दिखा दो। पीयूष देख लो, कुछ लैंग्वेज नहीं समझ में आया तो बताना। मैं ये बोल रहा था कुछ बच्चे कंफ्यूज करते हैं कि अगर कोई फ्रेम इनर्शियल है तो उसमें ब्लॉक रेस्ट में रहेगा। ये नहीं है, ब्लॉक रेस्ट में है तो उस पर नेट फोर्स 0 होगा इनर्शियल फ्रेम में। अगर ब्लॉक एक्सलेट कर रहा है तो उस पर जो नेट फोर्स होगा वो मास इंटू एक्सलेशन के बराबर होगा। मैं समझाने के लिए ले रहा था कि अगर एक इनर्शियल फ्रेम है एस, तो मैं एक ऐसे ब्लॉक को कंसीडर कर रहा हूं जो रेस्ट में है जिसका एक्सेलेरेशन 0 है, तो मुझे पता है कि नेट फोर्स 0, और इसी ब्लॉक को अब एस डैश में देख रहा हूं। एस डैश में देखूंगा तो ये दिखेगा कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करते हुए, दैट मींस ये भी देखेगा कि इसका एक्सेलेरेशन 0 है और फोर्स तो दोनों में सेम ही रहेगा। फोर्स तो अगर इसमें 0 है तो इसमें भी 0 है, तो ये भी देख रहा है कि फोर्स 0 है, अब ब्लॉक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, मेरा एक्सेलेरेशन 0 है, मतलब एस डैश फ्रेम में भी न्यूटन्स फर्स्ट लॉ वैलिड है, मतलब एस डैश इज आल्सो इनर्शियल। प्रीति क्लियर? Yes, sir. सर एक डाउट। हाँ बोलो। सर अगर ब्लॉक एस डैश में रहेगा, मतलब जो नॉन इनर्शियल है सेकंड केस का, एस डैश में। अरे ब्लॉक को तो कहीं भी ब्लॉक हो तो किसी भी फ्रेम से देख सकते हैं, ब्लॉक किसी एक फ्रेम में नहीं है, ब्लॉक तो हर फ्रेम में। मैं ग्राउंड में देख रहा हूँ ये नहीं सर। हाँ बोलो। ये सपोज एक ब्लॉक है जो प्लेटफॉर्म पे रखा हुआ है ना, ये प्लेटफॉर्म है, स्टेशन पे प्लेटफॉर्म पे एक ब्लॉक रखा हुआ है। अब जो यहाँ पे ऑब्जर्वर है प्लेटफॉर्म पे देखेगा रेस्ट में नेट फोर्स 0 है। एक ट्रेन मूव कर रही है, ये ट्रेन मूव कर रही है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। ट्रेन ए का पैसेंजर देखेगा कि ये ब्लॉक इधर जा रहा है, -2 इधर जा रहा है एक्सेलेरेशन से 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, किधर? इस डायरेक्शन में। एक ट्रेन बी है, सॉरी, एक ट्रेन बी है, सपोज बी इज गोइंग इन दिस डायरेक्शन विथ एक्सेलेरेशन 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो ये बी वाला देखेगा कि ये कितना से जा रहा है, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से जा रहा है इधर। एक ट्रेन सी है जो सपोज इधर जा रही है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, दूसरा कलर लेता हूं, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, तो इसके फ्रेम में यही ब्लॉक दिखेगा इधर 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, जबकि ये भी देखेगा नेट फोर्स 0, ये भी देखेगा नेट फोर्स 0, ये भी देखेगा नेट फोर्स 0, लेकिन ये देख रहा है कि नेट फोर्स 0 बट एक्सेलेरेशन है। क्या देखेगा? नेट फोर्स 0 है बट एक्सेलेरेशन है।
तो ये कहेगा कि न्यूटन्स लॉ वैलिड नहीं, ये भी कहेगा न्यूटन्स लॉ वैलिड नहीं, ये भी कहेगा न्यूटन्स लॉ वैलिड नहीं। ठीक है ना? सर तो अभी मैं और क्या बता रहा हूं, समझा रहा हूं कि अगर कोई मान लिया कि ये इनर्शियल, हमें पता है जैसे ग्राउंड का फ्रेम इनर्शियल है, हम अब ले लेते हैं, अब ये एस इनर्शियल है, मतलब इसमें न्यूटन्स लॉ वैलिड है। अब एक दूसरा फ्रेम है एस डैश, और ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, किसके रेस्पेक्ट में? विथ रेस्पेक्ट टू एस, दैट इज इनर्शियल। एसके सो हमने अभी समझाया कि सारे बच्चे समझ जाओ कि एस डैश विल आल्सो बी एन इनर्शियल। और क्या समझाया कि अगर इफ एस डैश इज मूविंग विथ सम एक्सेलरेशन, ये क्या करा? मूविंग विथ सम एक्सेलरेशन विथ रेस्पेक्ट टू एस, एक इनर्शियल के रेस्पेक्ट में ये एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, तो दिस मस्ट बी नॉन इनर नॉन इनर्शियल। नॉन इनर्शियल। लेकिन अब जब सबसे समझने वाली बात ये है बच्चों, ये जिसको समझ में आया, मतलब पूरा समझ में आया, ये एक नॉन इनर्शियल है और एक एस डैश है, ये सम एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है विथ रेस्पेक्ट टू एस। ये एस क्या है? नॉन इनर्शियल फ्रेम है। नॉन इनर्शियल के रेस्पेक्ट में एक फ्रेम है एस डैश जो सम एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, तो एस डैश क्या होगा? इनर्शियल होगा कि नॉन इनर्शियल होगा? मतलब मस्ट बी इनर्शियल, इनर्शियल होगा। मस्ट बी नॉन इनर्शियल, मे बी इनर्शियल। ये जिसको समझ में आया उसको पूरा समझ में आया। मे बी इनर्शियल, मे बी नॉन इनर्शियल। ए बी सी डी, 4 ऑप्शन लिखे हैं। और अच्छे से ये जरूर लिख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, जिसको समझ में आया मतलब उसको क्लियर हो गया ये पूरा कॉन्सेप्ट। एक नॉन इनर्शियल के रेस्पेक्ट में एक फ्रेम सम एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, तो ये क्या होगा? मोर देन वन ऑप्शंस करेक्ट है। मस्ट बी इनर्शियल, मस्ट बी नॉन इनर्शियल, मे बी इनर्शियल, मे बी नॉन इनर्शियल। बच्चों सी सर एंड सी और डी। क्या बात है, ऋषभ ने तो मचा दिया था, हल्का मचा दिया, बहुत बढ़िया। सी एंड डी आर करेक्ट ऑप्शन। अरे बहुत सारे बच्चों ने कर दिया, सर्वेश, यदनेश, अंश, बहुत बढ़िया। सर पेज थोड़ा ऊपर करो ना। हाँ, पेज ऊपर करूं या नीचे करूं पता नहीं, ऐसे करूं क्या? सर मतलब ऊपर का दिखना चाहिए। ऊपर का दिख रहा है, ठीक, चलो हाँ। तो बच्चों ये समझाया थोड़ा सा कि क्या होगा। और एच वर्मा के ऑब्जेक्टिव 2 में 8th क्वेश्चन जो है ना, बड़ा अच्छा सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है। ऑब्जेक्टिव 2 का 8th क्वेश्चन न्यूटन्स लॉ का। रिकॉर्डिंग कर ले। हाँ, सूडो का मतलब होता है फॉल्स, झूठा फोर्स, इमेजिनरी मतलब है नहीं, रियल में नहीं है, नॉट रियल। ठीक है, क्योंकि ये है क्या, क्यों पढ़ा रहे हो? एक्चुअली व्हेन वी वर्क इन नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, non inertial frame, Newton's law will first and second, Newton's first and second law will not
बी वैलिड, है ना। लेकिन कभी कभी क्या है, न्यूटन्स फर्स्ट सेकेंड लॉ वैलिड नहीं है, लेकिन कभी कभी मुझे उसमें वर्क करने में आसानी होता है, मुझे उसमें चीजें ज्यादा अच्छे से दिखता है, मैं चाहता हूं कि मैं उस फ्रेम में ही वर्क करूं, मैं उस फ्रेम में ही चीजों को देखूं, सवाल उसी फ्रेम से रिलेटेड रहेगा। तो क्या करें, हम न्यूटन्स लॉ तो इसमें लिख नहीं सकते हैं, है ना। तो उसके लिए क्या करते हैं, कुछ एक्स्ट्रा काम करते हैं, कुछ अपना से एक एजम्पशंस लेते हैं, एक अपने मन से कुछ जोड़ देते हैं, एक अपने मन से एक एक्स्ट्रा फोर्स ऐड कर देते हैं। इसलिए ऐड करते हैं सो दैट कि हम उसको फिर न्यूटन्स लॉ को लिख पाए, मतलब डायरेक्टली तो नहीं लिख पाएंगे, बट कुछ मॉडिफिकेशंस के साथ, सर्टेन चेंजेस के साथ हम उसको लिख सकते हैं, कुछ एक्स्ट्रा काउंट करके, एक्स्ट्रा काम करके। तो वो वही कॉन्सेप्ट है कि एक्स्ट्रा फोर्स ऐड करना पड़ता है, एक्स्ट्रा फोर्स ऐड करना पड़ता है। तो उसी फोर्स को हम लोग बोलते हैं सूडो फोर्स। कितना ऐड करना पड़ता है, क्यों ऐसा करने पे वैलिड हो जाता है न्यूटन्स लॉ, वो हम लोग देखेंगे। समझा क्या ये? यस तो मैं क्या करता हूं, मैं अभी ना एक इनर्शियल फ्रेम लेता हूं, और मान लो ये ए नॉट से, ये एस फ्रेम है, ये एस डैश फ्रेम है, और एक्सेलेरेशन ऑफ एस डैश विथ रेस्पेक्ट टू एस जो है वो ए नॉट है। और मैं क्या कर रहा हूं, मैं ना इस ब्लॉक का एक्सेलेरेशन देख रहा हूं। कोई एक ब्लॉक है जो कुछ एक्सेलेरेशन से मूव कर रहा होगा, रेस्ट में भी हो सकता है, मूव भी कर रहा है। ये ऐसा नहीं कि ये सिर्फ एस डैश फ्रेम है, ये सारे फ्रेम में ये ब्लॉक है। तो बताना हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग जानते हैं एक्सेलेरेशन ऑफ ब्लॉक, ये ब्लॉक पी है सपोज, एक्सेलेरेशन ऑफ ब्लॉक पी विथ रेस्पेक्ट टू एस इज इक्वल टू क्या होता है, एक्सेलेरेशन ऑफ ब्लॉक पी विथ रेस्पेक्ट टू एस डैश प्लस एक्सेलेरेशन ऑफ एस डैश विथ रेस्पेक्ट टू एस। ये पढ़ा है कि नहीं, रिलेटिव पढ़ा है सर। पढ़ा है। तो मैं क्या करता हूं, यहां से देखना बहुत इजीली मैं ले आऊंगा, एक्सेलेरेशन ऑफ p विथ रेस्पेक्ट टू s डैश इज इक्वल टू एक्सेलेरेशन ऑफ p विथ रेस्पेक्ट टू s माइनस एक्सेलेरेशन ऑफ s डैश विथ रेस्पेक्ट टू x, और सब में मास से मल्टीप्लाई करते हैं, किस मास से, p ब्लॉक के मास से। ये इक्वेशन सही लिख लिया, इसमें कोई दिक्कत नहीं। देखो ये क्या है, ये मैं बोल रहा हूं s जो है वो इनर्शियल फ्रेम है, और इस इनर्शियल में मुझे दिखा कि एक ब्लॉक जो है वो इस एक्सेलेरेशन से मूव कर रहा है, और मास इनटू एक्सेलेरेशन जो होता है मुझे पता है सारे रियल रिजल्टेंट फोर्स होता है। समझ में आया क्या? ये कह सकते हैं कि दिस इज नेट फोर्स ऑन द ब्लॉक पी माइनस मास इनटू एक्सेलेरेशन ऑफ एस डैश विथ रिस्पेक्ट टू एस। समझना है इसको, ये हो गया रिजल्टेंट ऑफ ऑल रियल फोर्सेज, ऐसे बोलते हैं रिजल्टेंट ऑफ ऑल फोर्सेज। अब बताओ, अगर मुझे न्यूटन्स लॉ एस डैश फ्रेम में भी लिखना है तो हम क्या चाहेंगे, न्यूटन्स लॉ को लिखना है तो न्यूटन्स लॉ क्या है, नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलेरेशन, मास इनटू एक्सेलेरेशन इन दैट फ्रेम दैट इज इक्वल टू नेट फोर्स लिखेंगे। ये अगर न्यूटन्स लॉ वैलिड होता तो लिखते। तो देखो इसी को तो नेट फोर्स लिखते, अब इसको नेट फोर्स लिखने के लिए देखो तो ये है, अब प्लस ये सारे फोर्सेज है, बट उसमें से एक और एक्स्ट्रा फोर्स आ रहा है, मतलब हम नेट फोर्स में सारे रियल फोर्सेज को लिखें और प्लस एक और एक्स्ट्रा फोर्स लिखें, तो उस केस में हम कहेंगे दिस इज द नेट फोर्स इन द फ्रेम एस डैश। अगर ये लिखें तो दैट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलेरेशन लिख सकते हैं। न्यूटन्स लॉ का फॉर्मेट तो यही है।
क्या मेरी बात को समझे या कॉम्प्लिकेटेड कर दिया मैं अपनी बात को? फिर से बताइए। हाँ फिर से बताता हूं मैं। मुझे लगा अगर किसी फ्रेम में न्यूटन्स लॉ सेकेंड लॉ का लिखना है, तो मैं किसी फ्रेम में अगर न्यूटन्स लॉ लिखना है तो क्या लिखते हैं? नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अब मुझे सेकेंड लॉ एस डैश में लिखता है, वैलिड है कि नहीं वो छोड़ो, पहली बात मैं लिखता हूं कि एफ डैश F in S dash frame that is equal to mass into acceleration of P with respect to S dash। यही लिखना चाहेंगे ना अगर न्यूटन्स लॉ लिखना है तो, फॉर्मेट यही है ना। मतलब इसको क्या लिखना चाहेंगे? इसको लिखेंगे नेट फोर्स इन S dash फ्रेम, और ये है कितना? ये है दिस अब प्लस दिस। मतलब नेट फोर्स इन एस डैश फ्रेम इज इक्वल टू लिखेंगे सारे रियल फोर्स और प्लस एक और फोर्स, प्लस ये वाला टर्म माइनस एम ए एस डैश विथ रेस्पेक्ट टू एस। मीन्स कि अगर न्यूटन्स लॉ हमें लिखना है, न्यूटन्स का फॉर्मूला लिखना है, मतलब फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन लिखना है नॉन इनर्शियल फ्रेम में, तो हमें क्या करना पड़ेगा? सारे रियल फोर्सेज के साथ साथ एक फोर्स अपने मन से और जोड़ना पड़ेगा। कितना? माइनस एम इंटू ए एस डैश एस। ये फोर्स, चूंकि ये भी यूनिट किसका है? फोर्स का। ये टर्म और ऐड करना पड़ेगा, मतलब एफबीडी में ये भी ड्रॉ करना पड़ेगा। अगर हमने ये ड्रॉ कर लिया तो हम न्यूटन्स लॉ लिख सकते हैं। लेकिन ये फोर्स है क्या एक्चुअली में? नहीं, रियल फोर्सेज तो सिर्फ ये तो अपने मन से ऐड कर रहे हैं। इसको एक ट्रीट करना एक फोर्स है, बट है नहीं रियली, इमेजिनरी है। क्यों ऐड करना चाह रहे हैं कि इमेजिनरी फोर्स? फॉर द सेक ऑफ राइटिंग न्यूटन्स लॉ, टू राइट न्यूटन्स लॉ वैलिड इन दैट फ्रेम, सो वी ऐड दिस फोर्स जो रियली में है नहीं। इसलिए मैं इसको क्या कहता हूं? सूडो फोर्स कहता हूं। लेकिन अगर हमने ये फोर्स ऐड कर दिया तो हम उसमें धड़ल्ले से न्यूटन्स लॉ लिख सकते हैं। क्या ये कॉन्सेप्ट कुछ क्लियर हुआ? सर समझना, मैं कंक्लूजन लिख रहा हूं जो अभी मैंने पढ़ाया। टू राइट न्यूटन्स लॉ इन नॉन इनर्शियल फ्रेम, न्यूटन्स लॉ को वैलिड करना है, लिखना है। न्यूटन्स लॉ है क्या? नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अगर न्यूटन्स लॉ को नॉन इनर्शियल फ्रेम में लिखना है तो क्या करना पड़ेगा? मुझे एक एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा। वी हैव टू ऐड वन एक्स्ट्रा फोर्स that is called pseudo force। क्यों pseudo? Imaginary, virtual force। We have to add one extra force called pseudo force in addition to all real forces। मतलब अब तुम्हें क्या करना है? बहुत सिंपल सी मैं बात कर रहा हूं कि जब हम नॉन इनर्शियल फ्रेम में वर्क करेंगे बच्चों, तो जितने रियल फोर्सेस तुम लिखते थे पहले, जैसा लिखते थे वैसा ही लिखना है, वो सारा काम करना है, और एक एक्स्ट्रा फोर्स ऐड करना है। कितना फोर्स ऐड करना है? तो जिस ब्लॉक का एबीडी लिख रहे हैं उस ब्लॉक का मास, ध्यान सुनना, जिस ब्लॉक का एबीडी लिख रहे हैं उस ब्लॉक का मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम विथ रेस्पेक्ट टू एन इनर्शियल फ्रेम, और साइन माइनस, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में, जिधर एक्सेलरेशन है उसके अपोजिट डायरेक्शन में। ये फोर्स ऐड करना, एफबीडी में दिखाना है ये फोर्स। अगर ये दिखा लिया तो अब तुम न्यूटन्स लॉ लिख सकते हो, मतलब नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। बात समझ में आई प्रीति? शॉर्ट में मैंने बता दिया, तो अभी तक बहुत ज्यादा समझ में नहीं आएगा, लेकिन अब देखो समझ में आएगा। अब सुनना, 10% भी उसमें समझ में आएगा तो क्लियर हो जाएगा। एक ब्लॉक है जो एक लिफ्ट है, और लिफ्ट जा रहा है एक्सेलरेशन से a0 से ऊपर।
अब ये ब्लॉक में दो ऑब्जर्वर है, एक समर्थ है और एक ऋषभ है। ये ऋषभ ग्राउंड फ्रेम में है और समर्थ लिफ्ट के फ्रेम में है। अब देखो, ऋषभ कहेगा किस ग्राउंड फ्रेम से देखेगा, ग्राउंड इनर्शियल फ्रेम है, ये देखेगा कि ब्लॉक एक्सलेट कर रहा है। समर्थ देखेगा कि ब्लॉक रेस्ट में है। दोनों अलग अलग एक्सेशन देखेगा बिकॉज दोनों का फ्रेम अलग अलग है। ऋषभ देखेगा फोर्स कितना है, ये देखेगा कि फोर्स है एक mg और एक है n। समर्थ भी देखेगा कि फोर्स तो फ्रेम इंडिपेंडेंट है, फोर्स तो यही दोनों है। लेकिन समर्थ कहेगा कि अगर हमें न्यूटन्स लॉ लिखना है तो उसको पता है कि हम लिफ्ट में, हम एक्सलेटेड फ्रेम में, हमारे फ्रेम में न्यूटन्स लॉ वैलिड नहीं है। तो इन समर्थ फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो कहेगा कि हमें अगर न्यूटन्स लॉ लिखना है तो अपने मन से एक फोर्स ऐड करना पड़ेगा। कितना फोर्स? मास ऑफ द ब्लॉक इनटू एक्सेलेरेशन ऑफ द फ्रेम, और जिधर एक्सेलेरेशन है उसके अपोजिट डायरेक्शन में, इतने मैग्नीट्यूड का इस डायरेक्शन में। ये ब्लू कलर से जो लिखा हूं वो लिखा हूं ग्राउंड फ्रेम के रेस्पेक्ट में, सॉरी लिफ्ट के फ्रेम में। समझा क्या? अब ये ऋषभ क्या लिखेगा ग्राउंड फ्रेम हाँ, से, सर। क्या लिखेगा ग्राउंड फ्रेम से इक्वेशंस लिखेगा बच्चों, n minus mg n माइनस mg लिखेगा, ये नेट फोर्स, नेट फोर्स इज इक्वल टू mg is equal to एक्सेलेरेशन हो गया। लेकिन समर्थ कहेगा कि नहीं, समर्थ क्या देखेगा, एक्सेलेरेशन 0 देखेगा, ये कहेगा n ऊपर लग रहा है, mg नीचे लग रहा है, और कहेगा हम न्यूटन्स लॉ लिखेंगे, हमें सूडो फोर्स लगाना पड़ेगा, सूडो फोर्स है नीचे माइनस एम ए नॉट, और दैट इज इक्वल टू, ये देखेगा मास इंटू एक्सेलेरेशन देखेगा ये 0, इसको 0 दिख रहा है। तो ये लिखेगा समर्थ, ये लिखेगा ऋषभ, ये इनर्शियल फ्रेम से इक्वेशन लिखा, ये नॉन इनर्शियल लिखा, लेकिन हमने वो काम कर लिया है, उसने भी न्यूटन्स लॉ पढ़ लिया है, सूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट पढ़ लिया है, दोनों इक्वेशंस तो सेम ही आया। तो ये चाहे मैं n निकालना है तो चाहे मैं इस फ्रेम से लिखूं चाहे इस फ्रेम से, इक्वली इजी आएगा, दोनों से आंसर आ गया। लेकिन इन सर्टेन केस जब हम एक्सलेटेड फ्रेम से, मतलब नॉन इनर्शियल फ्रेम से बात करते हैं, काम करते हैं, तो थोड़ा आसानी से दिखता है, तो मैं चाहता हूं कभी कभी कि नॉन इनर्शियल में उसको स्टडी करूं, इसलिए मैं नॉन इनर्शियल से स्टडी करूंगा। तो क्या करना पड़ेगा, क्या एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा, एक सूडो फोर्स ऐड करना पड़ेगा। उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, सिंपल से तो बता रहा हूं, ब्लॉक का मास इनटू फ्रेम का एक्सेलेरेशन, डायरेक्शन किधर होगा, जस्ट अपोजिट। बात इतनी तो समझ में आ गई होगी। तो सर एक मिनट, इसके पहले की स्लाइड लाइए ना। चलो अभी यहां ध्यान दो, अभी मैं करता हूं, समझाता हूं, यहां पे लिखो, अभी यहां ध्यान दो। अब अगर सपोज मैं किसी ब्लॉक को मूव मोशंस को स्टडी कर रहा हूं और ये ब्लॉक जो है ना वो इधर जा रहा है, अब मुझे स्टडी करना है, लेट्स ड्रॉ, सारे बच्चे जिनको नहीं पीछे समझ में आया वो यहाँ पे ध्यान दे, पीछे की चीजों को भूल जाए अभी। लेट्स ड्रॉ FBD ऑफ M इन फ्रेम ऑफ कैपिटल M। अब देखो कैपिटल M जो है ग्राउंड फ्रेम के रेस्पेक्ट में एक्सलेट कर रहा है, तो कैपिटल M का फ्रेम इनर्शियल नहीं है, नॉन इनर्शियल है। तो कौन कौन सा फोर्सेस ड्रॉ करेंगे, तो सारे पहले रियल फोर्स mg, और कौन सा फोर्स n,
और एक सूडो फोर्स, क्योंकि कैपिटल एम के फ्रेम में क्या होता है, सूडो फोर्स। देखो ए नॉट किधर है, टुवर्ड्स राइट, एम ए नॉट लेफ्ट किधर लगाएंगे, मास ऑफ द लेफ्ट में लेफ्ट साइड। स्मॉल एम इनटू ए नॉट। पीयूष ने पूछा क्या स्मॉल एम कैपिटल एम के रेस्पेक्ट में रेस्ट में है क्या? अब मैं बता रहा हूं, मैंने ये कुछ मेंशन ही नहीं किया, मैंने तो सिर्फ कहा कि ड्रॉ एफबीडी ऑफ अ स्मॉल एम विथ रेस्पेक्ट टू कैपिटल एम, है ना। रेस्ट में भी हो सकता है, मोशन में भी हो सकता है, बट हम फोर्स अभी जो ड्रॉ किए हैं वो ये ड्रॉ किए हैं, इतना फोर्सेज है। क्लियर? हाँ बोलो। कैपिटल एम विथ रिस्पेक्ट टू स्मॉल एम मेरा तो किसी के भी फ्रेम में जब स्टडी करोगे, ठीक है ना, तो अभी स्मॉल एम का एक्सेलेरेशन तो दिया ही नहीं है कि कैसा एक्सेलेरेशन है, क्या है स्मॉल एम, क्या इनर्शियल फ्रेम है। मैं बता रहा हूं कि किसी इनर्शियल के रेस्पेक्ट में कोई फ्रेम एक्सलेटेड है, तो उस फ्रेम में जब मैं वर्क करूंगा, तो किसी ब्लॉक का एबीडी ड्रॉ करूंगा, तो क्या करूंगा, सारे रियल फोर्सेज और एक फोर्स और ऐड करेंगे अपने मन से, सूडो फोर्स। अब समझो यहां पे, अब मैं सवाल दे रहा हूं, कैपिटल एम का एक्सेलेरेशन ए नॉट कुछ है हॉरिजॉन्टल एक्सिस में, मैं कह रहा हूं कि ए नॉट क्या हो, सो दैट ये एंगल थीटा दे रहा हूं, ये सवाल सॉल्व करने के लिए दे रहा हूं, फाइंड ए नॉट सो दैट स्मॉल एम remain at rest with respect to capital M। ये सवाल आ गया। अब देखना, ये शायद सूडो फोर्स से सॉल्व करना थोड़ा आसान होगा। सारे बच्चे ये सवाल लिखें, फाइंड ए नॉट सो दैट स्मॉल एम रिमेन एट रेस्ट विथ रेस्पेक्ट टू कैपिटल एम। अब देखो इसका मोशंस ना मुझे ना कैपिटल एम के रेस्पेक्ट में इसका मोशन बड़ा इजी दिख रहा है, क्या दिख रहा है, रेस्ट में एक्सेलेरेशन क्या दिख रहा है, 0। तो लेट्स स्टडी स्मॉल एम विथ रेस्पेक्ट टू कैपिटल एम। क्यों हम प्रीफर करना चाहेंगे स्टडी करना, बिकॉज मुझे कैपिटल एम में ये दिख रहा है, कैसा है, रेस्ट में, एक्सेलेरेशन क्या है, 0। तो मैं एफबीडी ड्रॉ करूंगा, व्हाट आर द फोर्सेज, स्मॉल एम जी, और कौन सा फोर्स है, एन, और कौन सा फोर्स है, समझा क्या, ये 3 फोर्स है और ये रेस्ट में है। अगर ये रेस्ट में तो हर डायरेक्शन में नेट फोर्स 0 होगा, अलोंग द इंक्लाइन भी नेट फोर्स 0 होगा। व्हाट वी विल राइट, ये थीटा, तो ये एंगल हो जाएगा थीटा, m sin theta by m। सो नेट फोर्स इज 0। नेट फोर्स 0 इन कैपिटल एम फ्रेम, बिकॉज वो रेस्ट में है। और सबको ये दिख रहा होगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, छोटा सा सवाल, ट्रिकी सवाल है, एम ए नॉट कॉस थीटा अलोंग द इंक्लाइन लिख रहा हूं, दैट इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा। सो ए नॉट इज इक्वल टू कितना हो गया, जी tan थीटा। समझा क्या ये, तो एक लाइन में आ गया, ए नॉट इज इक्वल टू जी tan थीटा, समझ में आ गया ना। अगर मैं अभी पूछूं कि व्हाट इज एन,
क्योंकि ये तो देख रहा है कि रेस्ट में है, तो अगर n निकालने के लिए कहोगे तो तुम कहोगे सर ma0 साइन थीटा और प्लस mg cos थीटा हो जाएगा। mg cos थीटा। और a0 का वैल्यू यहां से पुट करके n भी निकाल लोगे, है ना? कुछ आ जाएगा, ट्राई यस कर। सर। कोई कहेगा कि सर क्या जरूरी है कि मैं इसको कैपिटल एम के फ्रेम में ही स्टडी करूं? मुझे मन है कि नहीं, मैं स्टडी करना है मुझे तो ग्राउंड के फ्रेम में, ग्राउंड मुझे पसंद है, मैं तो जमीन से जुड़ा हुआ नेता रहना चाहता हूं, है ना, कि मैं तो स्मॉल एम को ग्राउंड के रिस्पेक्ट में स्टडी करूंगा। कोई बात नहीं, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में स्टडी करेगा तो क्या करेगा, क्या फोर्सेज है एन और कौन सा फोर्स है mg, और ये जा रहा है a0 से आगे। अब बात ये है कि इसके रेस्पेक्ट में ये रेस्ट में है स्मॉल एम, मतलब स्मॉल एम ग्राउंड के रेस्पेक्ट में रेस्ट में है क्या? ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ये जो कैपिटल एम का एक्सेलेरेशन है वही स्मॉल एम का a0 से मूव कर रहा है। तो ग्राउंड से भी स्टडी करना कोई टफ सवाल नहीं है, वो भी आसान है। ग्राउंड वाला आदमी कहेगा कि इस पे ना एक्सेलेरेशन इधर है तो नेट फोर्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होगा। नेट फोर्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कौन सा है? n है। n साइन थीटा इजकल टू कितना है? ma0। और क्या है? ma0। अब देखो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलेरेशन है तो इसलिए फोर्सेस को इधर रिजॉल्व कर लिया। वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलेरेशन नहीं है तो वर्टिकल डायरेक्शन में n cos थीटा दैट इज इक्वल टू mg, और दोनों को डिवाइड कर दो तो आ जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू a0 बाई g, और a0 इज इक्वल टू g tan थीटा आ गया। क्या ये टफ था? नहीं था। नो सर। तो ग्राउंड से लिखेंगे तो ऐसे लिखा, उसके फ्रेम से लिखा तो वैसा लिखा, जो तुम्हें आसान लगता है वैसे लिख सकते हो, है ना? रही बात जहां तक n निकालने की, तो देखो यहां से n बड़ा इजीली निकल जाएगा। n इजकल टू क्या हो जाएगा? mg बाई cos थीटा, इजीली आ गया n। समझा क्या? इज इट क्लियर? यस सर। यस सर। लेकिन पिछले सवाल अगर ग्राउंड फ्रेम से नहीं सूडो फोर्स वाला से स्टडी करे तो देखना, पिछला ले जाता हूँ, n निकालने में थोड़ा ज्यादा मेहनत था। ma0 साइन थीटा प्लस mg cos थीटा, फिर a0 का वैल्यू यहाँ से पुट करो फिर आएगा, और फाइनली देखोगे उतना ही आ जाएगा, है ना? लेकिन अगर a0 निकालना था कि कितना एक्सेलेरेशन हो कि ये इसके रेस्पेक्ट में रेस्ट में रहे, तो देखो ये एक ही इक्वेशंस लिखा तो a0 आ जाएगा, और ग्राउंड से लिखा था दो इक्वेशंस लिखना पड़ा था। दोनों इजी ही है, कोई टफ नहीं है। a0 निकालना था तो यहां से दो इक्वेशंस लिखा, फिर डिवाइड किया, फिर ये आया। देखो कब कौन सा लिखे तो थोड़ा इजीली हो जाए सॉल्व। अब मान लो मैंने इतना पढ़ा दिया, अब मैं टेस्ट में क्या पूछूंगा सुनना। टेस्ट में मैं पूछूंगा, रिकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं? हाँ। चलो एक सेकंड, आवाज नहीं आ रही, कोई कुछ तो बोल रहा है बट लगा बहुत दूर से बोल रहा है। टेस्ट में मैं पूछूंगा बच्चों कि ये कैपिटल एम है, स्मूथ सरफेस है, मैं पूछूंगा हाउ मच फोर्स यू शुड अप्लाई इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन ऑफ कैपिटल एम सो दैट फाइंड एफ so that a small m remain at rest with respect to capital M। ये सवाल रहेगा। देखो कितना छोटा सा कॉन्सेप्ट हमने सीखा और कैसे कैसे सवाल आ सकते हैं। तुम कहोगे कि
स्मॉल एम कैपिटल एम के रेस्पेक्ट में रेस्ट में रहे, इसके लिए कैपिटल एम का एक्सेलेरेशन ए नॉट कितना होना चाहिए, तो अभी अभी निकाला है, होना चाहिए जी tan थीटा। ये कैसे निकाला तुम्हें आता है? अगर तुझे ये आता है, अब सवाल थोड़ा ट्विस्ट कर दिया है हमने कि फाइंड एफ, तो अगर सर एफ इजिकल टू सिंपल हो जाएगा, दोनों तो साथ साथ मूव कर रहा है, तो टोटल मास into acceleration that is equal to capital M plus small m into g tan theta. This is your answer. किसी बच्चे को चमका क्या ये? अब वो चमक गया, तो अब देखो मैं उसी चीज को मैं थोड़ा सा और ट्विस्ट करके पूछता हूं। हमने नहीं, एच.सी. वर्मा साहब ने पूछे हैं, बोले कि ये स्मॉल एम है, ये कैपिटल एम है, और ये एंगल है थीटा, इसको एक स्ट्रिंग से अटैच कर दिया और इधर भी एक लगा दिया है। पूछा कि बच्चों कि इसको ना सिस्टम को रिलीज कर दिया, सबको छोड़ दिया, स्मॉल एम को भी छोड़ दिया, स्मूथ सरफेस है, ये स्मूथ सरफेस है। पूछा सिस्टम इज रिलीज from rest, it is found that a small m remain at rest with respect to capital M, then find m dash। अब ये सवाल दे दिया है ना? तो तुम्हें पता है कि अगर ये स्मॉल एम कैपिटल एम के रेस्पेक्ट में रेस्ट में है, तो इस कैपिटल एम का एक्सेलेरेशन ए नॉट होना कितना चाहिए, तो तुमने अभी पढ़ा है जी tan थीटा होना चाहिए, ये थीटा है, दैट मीन्स ये जी tan थीटा से जा रहा है, और ये को हम एक साथ मान सकते हैं। और कभी शॉर्टकट लिखने के लिए सिखाया है क्या, कैसे लिखते हैं इसका एक्सेलेरेशन शॉर्टकट में? शायद तुम लोगों को बैच में नहीं सिखाया शॉर्टकट लिखने का। इसका ड्राइविंग फोर्स है एम डैश जी, इसका एक्सेलेरेशन मान लो, इसको एक सिस्टम मान लो, एम डैश जी नीचे पुल कर रहा है और ये दोनों एक्सलेट कर रहा है, तो एम डैश प्लस कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम, ये होता है एक्सेलेरेशन, और ये होना कितना चाहिए जी tan थीटा। ये इक्वेशंस लिखोगा, इससे एम डैश निकल जाएगा। मैं ड्रॉ करूंगा तीन फोर्सेज, स्मॉल एम कैपिटल एम के रेस्पेक्ट में रेस्ट में, तो मैं ये ड्रॉ करूंगा, और इसका इस डायरेक्शन में नेट फोर्स जीरो, इधर भी जीरो, इधर जीरो लिखोगे तो बहुत इजीली आ जाएगा, एम जी साइन थीटा इजकल टू एम ए नॉट कॉस थीटा, और ए नॉट इजकल टू जी tan थीटा आ जाएगा। अब ये और ये साथ में मूव करा, तो इसको एक बॉडी मान लो, सिस्टम मान लो, कैपिटल एम स्मॉल एम का, एक एम डैश है। ऐसे सवाल तो किए हैं, एक्सेशन जो आता है वो ऐसे आता है, एम डैश जी। मैं भी शॉर्टकट में लिखने का सिखाया नहीं, मैं सिखा दूंगा तुम्हें, एम डैश जी डिवाइड बाई टोटल मास से तीनों एक्सेट कर रहा है, ये होगा ए, और ये होना कितना चाहिए जी tan थीटा, साथ साथ मूव करने के लिए, तो ये इतना है, एम डैश यहां से निकल जाएगा। क्या तकलीफ है या क्लियर हो गया? क्लियर। चलो अभी देखो तीन बच्चे निकल गए। सूडो फोर्स में बहुत सारे सवाल आते हैं बच्चों, तो देखना नेक्स्ट क्लास में और लूंगा सवाल, आज कम ही ले रहा हूं। अब देखो कि सूडो फोर्स की जरूरत क्यों पड़ती है वो समझना। अभी तक जितने सवाल लिए ना, वो सूडो फोर्स से करो या ग्राउंड से करो, इक्वली इजी था, बट अभी जो मैं लूंगा उसमें थोड़ा टफ हो जाएगा, ग्राउंड फ्रेम से करना, और लिफ्ट के फ्रेम से करना आसान हो जाएगा, सूडो फोर्स के कॉन्सेप्ट से करना आसान हो जाएगा। मान लो कि एक लिफ्ट में ना एक इंक्लाइन प्लेन है, और ये लेंथ है एल,
है ना, और लिफ्ट जा रहा ऊपर, ए नॉट इज इक्वल टू g/2 से, किधर जा रहा, ऊपर जा रहा है। अब पूछ दिया कि क्या करते हैं, इस ब्लॉक को ना हम छोड़ दिए, रिलीज कर दिया, दिस इज अ स्मूथ सरफेस। ने कहा कि इस ब्लॉक को छोड़ दिया तो ये कितने टाइम में यहां पे आ जाएगा, बॉटम ऑफ द इंक्लाइन प्लेन आ जाएगा। अब बताना, अगर इस ब्लॉक का मोशंस ग्राउंड वाला आदमी देखेगा तो इसका मोशंस बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, ये ऊपर भी जा रहा है और स्लाइड भी कर रहा है, इसका डिस्प्लेसमेंट भी अलग दिखेगा, बहुत ही अलग दिखेगा। लेकिन जो आदमी यहां बैठा हो, लिफ्ट में बैठा हो, वो देखेगा कि यहां से चला है, ऐसे सीधा है, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है, एल। तो ग्राउंड फ्रेम से डिस्प्लेसमेंट बताना मुश्किल है, बट लिफ्ट फ्रेम से डिस्प्लेसमेंट इजिली बताएंगे, एल होगा, इधर होगा। So we should prefer to study the motion of a small m with respect to lift, because सवाल में ही दिया हुआ डिस्प्लेसमेंट L होने में कितना टाइम लगेगा लिफ्ट के फ्रेम में। तो क्या ये समझ में आ रहा है कि हाँ मुझे लिफ्ट के फ्रेम में स्टडी करना चाहिए? Yes, sir. Yes, sir. लिफ्ट के फ्रेम में स्टडी करेंगे बिकॉज लिफ्ट के फ्रेम में डिस्प्लेसमेंट दिया है, हमें पता चल रहा है, और हमें ये भी पता चल रहा है कि लिफ्ट के फ्रेम में ये इधर एक्सलेट करेगा, कंस्ट्रेंट है, इधर ही मूव करेगा। सो व्हाट आर द फोर्सेज इन लिफ्ट फ्रेम? एक हो गया स्मॉल mg, एक हो गया n, और एक और हो जाएगा सूडो नीचे ma0, सूडो ma0. ma0। अब बताना, इसका कंपोनेंट इधर हो जाएगा 0, इस डायरेक्शन में नेट फोर्स 0 हो जाएगा, बिकॉज इधर मूव नहीं कर रहा लिफ्ट के फ्रेम में और इधर मूव कर रहा है, तो इधर कितना एक्सेलेरेशन हो जाएगा? सो एक्सेलेरेशन ऑफ m with respect to lift down the incline is equal to फोर्सेस कितना है, mg, ये एंगल थीटा दिया हुआ है तो ये एंगल हो जाएगा थीटा, mg साइन थीटा प्लस ma0 साइन थीटा, ये हो गया फोर्स डिवाइड बाय मास, दैट इज इक्वल टू g साइन थीटा, g प्लस a0 साइन थीटा। समझा क्या? So what is the acceleration of a small m with respect to capital M down the incline? That is g plus a0 sin theta. सवाल पूछा है कितना टाइम लगेगा, तो मैं लिखूंगा टाइम विल बी गिवन बाय s is equal to half a into t square। निकल जाएगा क्या? Yes, sir. अगर कोई पूछे कि नॉर्मल एक्सेस कितना है तो नॉर्मल एक्सेस भी बता दोगे। बच्चों एक ma0 cos theta. हाँ, एक सोचो कि एक है ना ऐसा डिस्क है, डिस्क क्या मतलब टेबल है, ये जो भी ऐसे प्लेट है, और प्लेट में एक ग्रूव बना हुआ है, ग्रूव, स्मूथ ग्रूव है, और इसमें एक ब्लॉक रखा हुआ है। मिडिल में एक ब्लॉक है एम मास का, किधर बना हुआ, डायगोनल के अराउंड। ये मान लो L डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस L है, ये हॉरिजॉन्टल टेबल है, हॉरिजॉन्टल, एंड दिस इज अ स्मूथ ग्रूव। जिसको ये समझ में आ गया मतलब सूडो फोर्स समझ में आया। और अभी रेस्ट में सारा सिस्टम, नाउ इट हैज गिवन ए कांस्टेंट एक्सेलेरेशन a0, किसको, ये टेबल को a0 दे दिया इधर, बच्चों ये हॉरिजॉन्टल ऐसे टेबल रखा और a0 इधर दे दिया इधर। तो देखो ये mg, अभी ऐसे कुछ बच्चों को लग रहा होगा वर्टिकल है, प्लेन वर्टिकल में mg किधर होगा, ये प्लेट के डाउन बार नीचे, n किधर होगा, इस प्लेट के ऊपर n,
और एक सूडो फोर्स होगा। सूडो फोर्स किधर होगा? इधर होगा। अब बताओ इस लिफ्ट के फ्रेम में कुछ फोर्सेज, एक फोर्स जो है वो देखो मैं डाउट क्रॉस से ना mg दिखा रहा हूं। क्रॉस का मतलब होता है प्लेन के परपेंडिकुलर नीचे, और डॉट जो है वो n ऊपर है, और ma0 जो इस टेबल के प्लेन में है। अब तुम समझ सकते हो कि ये टेबल अगर इधर एक्सेलेरेट कर रहा है तो क्या ब्लॉक अभी भी टेबल के रेस्पेक्ट में रेस्ट में रहेगा या इट विल एक्सेलरेट? It will. ये सपोज 45 है तो ये भी 45 हो जाएगा। तो इस ma0 का दो कंपोनेंट, एक ma0 cos sin 45 इधर, ma0 cos 45 इधर। तो इस 45 को तो नॉर्मल डायरेक्शन, यहाँ ग्रूव का नॉर्मल डायरेक्शन बैलेंस कर लेगा। ग्रूव में वॉल है उसमें, लेकिन इस ma0 का इस कंपोनेंट को कोई बैलेंस नहीं करेगा। सो दिस विल मूव इन दिस डायरेक्शन। मैंने a और b दे दिया। मैं पूछ सकता था कि ये a एंड से बाहर निकलेगा स्मॉल m कि b एंड से बाहर निकलेगा। तुम कहोगे सर a एंड से बाहर निकलेगा। मैं पूछूंगा कितने देर में बाहर निकलेगा, तो तुम कहोगे कि सर इसको चलना कितना है? L/√2 डिस्टेंस चलना है। कितना डिस्टेंस चलना है? L/√2, ये वाला रेस्ट से रिलीज किया था। इसको चलने में कितना टाइम लगेगा? S = ½ × a0 कितना? cos 45। ये एक्सेलेरेशन होगा कैपिटल M के रेस्पेक्ट में। किधर? डाउन अलोंग द ग्रूव टुवर्ड्स a, ½ a × t²। इतना टाइम लगेगा। मैं पूछ सकता हूं विथ व्हाट velocity the block will leave the table। with what velocity? velocity किसके रेस्पेक्ट में? with respect to table। मैं इस सवाल में दे दिया with respect to table। टेबल के रेस्पेक्ट में किस वेलोसिटी से बाहर निकलेगा? समझा क्या? हाँ सर। कुछ नहीं यार, हमें रिलेटिव पूछ रहा है तो रिलेटिव स्टडी कर लेते हैं। हमने तो रिलेटिव निकाल दिया एक्सेशन। तो v² - u² = 2as। s पता है कितना? L/√2। a भी पता है, u 0 है, v निकालना है, रिलेटिव भी निकालना है, आ जाएगा। तो इस सवाल में ये दोनों सवाल देख के तुम्हें ये समझ में आया कि रिलेटिव मोशन मतलब नॉन इनर्शियल फ्रेम में वर्क करना मुझे ज्यादा आसान है। सवाल ही कह रहा है कि नॉन इनर्शियल फ्रेम में वर्क करो, इसलिए हमें सूडो फोर्स लगाना पड़ेगा क्योंकि न्यूटन्स लॉ मुझे चाहिए, है ना। तो अभी नेक्स्ट क्लास में हम और भी सूडो फोर्स पे बहुत सारे सवाल कराएंगे, अच्छे अच्छे सवाल कराएंगे। तो आज का क्लास यहीं फिनिश करते हैं।